अब मैं कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए अंत में उन्हें बुला रहा हूं जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत गहराई से संविधान की जो बाबा साहब द्वारा लिखा गया है उसे बहुत डेप्थ में जाकर अध्ययन करके और आपको संविधान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे हमारे प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री प्रकाश चंद्र आर्य साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे यहाँ उपस्थित सभी लोगों को अपने उद्बोधन से अभिभूत करें। आशीष बचन। धन्यवाद शर्मा जी। मंच पर विराजमान जिला अभिभाषक संघ के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री साहू जी, सम ऊर्जावान उनके सचिव श्री रामनिवास शर्मा जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी, मेरे सभी साथी न्यायाधीशगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव लक्ष्मी मिश्रा जी, डीएलओ श्री पटेल जी, सामने विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ और साथी अभिभाषक बंधुओं, कर्मचारीगण, अन्य विभागों से सम्मिलित हुए अधिकारी कर्मचारीगण और देश की जनता के नुमाइंदे हमारे सामने विराजमान पक्षकारगण, अन्य सभी देवी सज्जनों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से परम पूज्य बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज का दिन उनके परिनिर्वाण का दिन है, जो हमें चिंतन और मनन करने के लिए विवश करता है कि आखिर उन्होंने न केवल हमारे लिए, हमारे देश के लिए, बल्कि दुनिया के लिए क्या सौगातें दी हैं, वे क्या ऐसा अनूठा कर गए हैं जिसकी वजह से हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज का दिन उनके कार्यों के गुणगान के अलावा भी उनके जो विचार थे, जो उनकी जो सोच थी, वास्तव में उसे आत्मसात करने के लिए हमें प्रेरित करता है। निश्चित रूप से मुझसे पूर्व जितने भी विद्वानों ने आपके सामने उद्बोधन दिए, उसमें बहुत बड़े बड़े विचार आए हैं। उनकी जीवन की जो परिश्रम से कमाई हुई पूंजी थी, उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त हुई हैं। मैं उन्हें दोहराते के बजाय उसमें कुछ और बातें जो उनके जीवन से हमें प्रेरणा देती, उन्हें आपके सामने रखूँगा। निश्चित रूप से हम चूँकि मध्य प्रदेश के निवासी हैं और बाबा साहेब का जन्म भी हमारे प्रदेश की माटी में हुआ था। हम सब जानते हैं कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर जिले की महू छावनी में हुआ था, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय श्री रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार मूलतः महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के एक आवड़वे नामक गांव के निवासी थे वो, और उससे ही
उनका सरनेम चलता है अंबेडकर। वे मूलतः महार जाति के थे, जो कि मराठी समुदाय को बिलोंग करते थे और कबीरपंथी विचारधारा के थे। महार जाति के बारे में मैं जब पढ़ रहा था तो एक मन में विचार आया कि महार जाति का आखिर अर्थ क्या होता है, क्योंकि हर जाति का, हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ है। तो जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे ज्ञान हुआ कि महार शब्द महा, धन, अरी से मिलकर बना है और महा, धन, अरी का अर्थ होता है महान योद्धा। तो निश्चित रूप से वे एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता कौशल से हमारे देश को जो संविधान दिया है वो वास्तव में संविधान न होकर हमारे देश का एक पूरा स्ट्रक्चर है। इसलिए हम उन्हें भारत के संविधान का शिल्पकार के अलावा देश का शिल्पकार भी कह सकते हैं। और महार जाति के लोगों का जो पुश्तैनी धंधा था उसमें फसलों की रक्षा करना, खेत की रखवाली करना, गांव की रखवाली करना और रियासतों के ज़माने में जो राज्य का खजाना होता था उस खजाने की रखवाली करना और खजाने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने का उनका काम था। इसी प्रेरणा से आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारी भारतीय सेना में एक महार रेजिमेंट भी है और उसका अपना एक अलग इतिहास है। हम उसके इतिहास में इस मौके पर जाना शायद सार्थक न होगा, ना ही उचित होगा। आज के समय में हमें ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी बिरले इंसान, जिन्हें हम ईश्वर ही कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो उपलब्धियां हैं वो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब काल्पनिक है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जिस समय उनका जन्म हुआ अंग्रेज़ों का शासन था और हमारा जो समाज था वो विभिन्न वर्गों, जातियों, समाजों, धर्मों में बटा हुआ था। उस समय शिक्षा का अधिकार भी निम्न जाति के लोगों को नहीं था। ऐसे समय में आप कल्पना करिए कि बाबा साहब ने 21 वर्ष की आयु में सभी धर्मों का अध्ययन कर लिया था और उन्होंने अपने जीवन काल में 64 विषयों में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। इससे भी बढ़कर एक वर्ष में, जो आज भी संभव नहीं है, एक वर्ष में उन्होंने डॉक्टरेट और बैरिस्टर दोनों की उपाधियां प्राप्त की। ये हमें आज भी कल्पना ही लगता है। चूँकि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर ही थे, लेकिन उनमें बहुत बुद्धिमत्ता थी, बहुत कौशल था और उनके इस विद्वानता की परख बड़ौदा के एक महाराजा थे उस समय, सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने उसे समझा और उनकी आर्थिक मदद करते हुए उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा और वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। आप सबको इस बात से गौरव होगा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी आज भी विश्व में बहुत ही उच्च श्रेणी की यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी ने बाबा साहेब को उनकी
योग्यता के आधार पर नॉलेज और संबल की उपाधि दी हुई है। वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया ही है कि स्वतंत्र भारत के वे पहले कानून मंत्री बने थे और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी उन्हें इसलिए बनाया गया था कि उस समय देश में जितने भी विद्वान थे उन सब में वो सबसे ज़्यादा शिक्षित और विद्वान माने गए थे। क्योंकि हम कानून से जुड़े हुए लोग हैं तो हमारे लिए यह भी बड़े गौरव की बात है, क्योंकि हम इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान और सबसे बड़ा योगदान जिन लोगों ने दिया है वे कानून के विद्यार्थी कहीं ना कहीं थे। तो इसलिए भी हमें आज उनको याद करने और उनको श्रद्धांजलि देने का परम कर्तव्य बनता है। मैं इस कार्य के लिए अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी और विशेषकर अध्यक्ष महोदय को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजित करके न केवल एक नई मिसाल पेश की है वरन इस जिले की जनता के लिए भी एक अच्छा संकेत दिया कि हम समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के पुरोधा हैं और बाबा साहेब भी अपने पूरे जीवन काल में समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते रहे। संभवतः इसी कारण उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि बौद्ध धर्म जो है वो प्रज्ञा और एक शब्द और था सील। हाँ, वो सील तो उनके वो पंचशील का सिद्धांत अलग बात है ना। चलिए, वो एक शब्द याद नहीं आ रहा। एक के लिए विशेष है कि वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी। बाबा साहब के बारे में बोलने और चर्चा करने के लिए तो बहुत अथाह समुद्र पड़ा हुआ है। हम जितने भी समय तक उनके बारे में विचार करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो कार्य रहे हैं, जो उन्होंने हमें संविधान के रूप में अधिकारों, कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्वों के रूप में दिया है और जो व्यवस्थाएं संविधान में की गई हैं, निश्चित रूप से उसकी वजह से देश अनेक बार विपत्तियों में घिरने के बावजूद भी सीधा खड़ा है और अनेकों बार संविधान पर भी आघात आता है। लेकिन ये संविधान की खूबसूरती है कि उसमें हर तरह की व्यवस्था है कि कभी भी अगर कोई भी समस्या खड़ी हो तो उसका निदान हम अगर कहीं चाहेंगे तो हमें संविधान में मिलेगा। इसीलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आखिर में दो पंक्तियों से इस अपनी वाणी को विराम देते हुए अपना स्थान ग्रहण करूँगा। इस संविधान के बारे में जो पूरा उसका निचोड़ है, उसमें दो लाइनों में उसका अर्थ आम भाषा में समझा जा सकता है। तेरी, जैसे हम सबके लिए कह सकते हैं, तेरी तमाम मुश्किलात का मुकम्मल जवाब हूँ,
तेरी माने हर आदमी की, तेरी तमाम मुश्किलात का मुकम्मल जवाब हूँ मैं, भारत का संविधान हूँ। धन्यवाद। अभी सभी लोगों ने हमारे जिला एवं प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के आशीष वचन सुने।